गुड आफ्टरनून। मैं प्रियंका प्रकाश। आज के मेरे इन हाउस ट्रेनिंग का टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ म्यूजिक इन सेकेंडरी लेवल। तो चलिए जानते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा एक सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया है। संगीत शिक्षा का अर्थ है शिक्षक, पुस्तक या अन्य ऐसे साधन जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके। शिक्षार्थियों को स्वर, लय, ताल के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो और शिक्षार्थी अपने क्षमता अनुसार संगीत की योग्यता प्राप्त कर सके। संगीत की शिक्षा प्रणाली प्रमुख रूप से दो प्रकार की रही है। एक व्यक्तिगत पद्धति जिसे गुरुकुल पद्धति के रूप में भी जाना जाता है और दूसरी संस्थागत एवं विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। उसमें गुरुओं के यहाँ हमारे शिष्य जो होते थे वो वहाँ रहकर और उनके बीच में रहकर सब कुछ सीखते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। हर एक विषय की जानकारी उन्हें गुरुकुल में रहकर ही मिलती थी। उन्हें वहाँ अपना पूरा समय देना होता था, चाहे वो रात्रि हो, सुबह हो। वो किसी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष इस तरह से रहकर पूरी तरह गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर ही ज्ञान अर्जित किया करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने को उलटकर देखकर तो ध्यान होता है कि महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय और राजभवनों में भी संगीत आचार्यों को विद्यालय में उच्च वेतन देकर शिक्षण देने हेतु नियुक्ति किया जाता था। समय बदलता गया हमारे भारत में और विद्यालयीन शिक्षा पद्धति आती गई जिसका आगमन हुआ। इस तरह से प्रणाली और विद्या अर्जन करना सहज और सुलभ हो गया, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में अक्सर ऐसा होता था कि हर विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाता था। जो क्षत्रिय लोग होते थे या जो बहुत उच्च कोटि के वर्ग के होते थे विद्यार्थी, जैसे ब्राह्मण हो गए, तो उन सभी को ही ये मौका प्राप्त मिलता था, क्योंकि अन्य लोग जो निम्न स्तर के होते थे उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि वो निम्न जाति के होते थे, उनसे भेदभाव किया जाता था। तो ये विद्यालयीन शिक्षा आने से हम सभी स्तर के विद्यार्थियों को समान मौका मिलने लगा। समान उनकी प्रतिभा के अनुरूप उनको कार्य करने का मौका दिया जाता था। तो तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय में भी संगीत के अलग अलग विभाग हुआ करते थे। ग्वालियर के महाराज मानसिंह तोमर ने भी ध्रुपद गायकी की शिक्षा देने हेतु विद्यालय की स्थापना की, परंतु इन सभी प्रयत्नों में उतना यश नहीं मिल पाया। ब्रिटिश काल के समय भारतीय संगीत जगत में 2 गुणीजन बहुत महान आए, जिनका नाम था पंडित विष्णु दिगंबर जी और पंडित विष्णु पुलुस्कर जी, जिन्होंने विद्यालयीन शिक्षा को उच्च कोटि तक पहुंचाने में अपना पूरा समय दिया, अपना पूरी मेहनत दी और उन्होंने इस मुकाम पर विद्यालयीन शिक्षा को पहुंचाया जिन्होंने अब तक कोई नहीं किया था। पंडित भातखंडे व पंडित पुलुस्कर के अथक प्रयासों से भारतीय संगीत की विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली सुप्रचलित व सुप्रसिद्ध हुई। इससे संगीत शिक्षण को उच्च दर्जा मिला व 2 विद्यार्थी गुरु गृह में रहकर जो वर्षों तक अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन्हें सरलता से संगीत शिक्षा प्राप्त होने लगा। इसमें मैंने कहा ना अभी, जैसे हर तबके के लोग, जैसे हर निम्न तबके के हो या उच्च वर्ग के हो, यहाँ विद्यालयीन शिक्षा में सभी को समान अधिकार मिलता था और गुरु शिष्य परंपरा में इस चीज से वंचित रह जाते थे, क्योंकि वहाँ क्षत्रिय लोग, ब्राह्मण जो उच्च दर्जे के होते थे, उनको ही यह शिक्षा प्राप्त होती थी। अतः 5 मई 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के सहयोग द्वारा किया गया। 1908 में गंधर्व महाविद्यालय का ही एक केंद्र बंबई में खोला गया। धीरे धीरे पुणे, नागपुर, बंबई तथा अनेक स्थानों पर गंधर्व महाविद्यालय की अनेक शाखाएं को स्थापित की गई। इन शाखाओं के प्रबंध की एक रूपता स्थापित करने की दृष्टि से दिसंबर 1931 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना पंडित नारायण मोरेश्वर स्वरे एवं पंडित शंकर राव व्यास के
में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित वामन राव पार्थे, प्रमोद देवधर आदि पंडित विष्णु दिगंबर के जो शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और इन विद्यालयों को उच्च कोटि तक पहुंचाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। 1902 से 1910 तक भातखंडे जी के ग्रंथों का सृजन कार्य आरंभ हो गया। उन्होंने 1910 में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक ग्रंथ अपने निजी काम विष्णु शर्मा के नाम से प्रकाशित कराया। 1914 में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का द्वितीय भाग पुंडरीक विठल कृत राग माला, राग मंजरी, अप्पा तुलसी कृत अभिनव राग मंजरी तथा राग कल्याणम का प्रकाशन करने के साथ साथ शारदा संगीत मंडल के तत्ववादन में संगीत की शिक्षा एवं कार्यों का भी आरंभ कराया। 1918 में ग्वालियर में मानव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहां के विद्यालय का कार्य राजा भैया पूछ वाले एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उनका नाम था ये, उनको सौंप दिया गया। 1923 में मानव संगीत विद्यालय में स्नातकीय स्तर की परीक्षा का संचालन कराया गया। तब से लेकर आज तक संगीत संस्थानों का विकास की एक लंबी यात्रा हुई। भारतीय संगीत का इतिहास एक नए अध्याय जुड़ा। सैकड़ों पुस्तकें और ग्रंथों का निर्माण हुआ। कई विश्वविद्यालय, निजी संस्थाओं और स्कूल कॉलेजों में संगीत की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इन संस्थानों में संगीत प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा विद्यार्थी के अंदर संगीत के प्रति गहरी समझ पैदा करना, उनके अंदर एक विशेषज्ञ की दृष्टि से एक अध्येता के गुण स्थापित करना। स्वाभाविक तौर पर इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उनके अंदर स्वर और ताल की अच्छी समझ पैदा करना। परंतु वर्तमान समय में संगीत शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा, जहां उस समय लक्ष्य हुआ करता था एक बहुत बड़े संगीतज्ञों का निर्माण करना, पर आजकल जो विद्यालय शिक्षा प्रणाली शुरू हुई है, इसमें बस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने इस चीजों में प्रशिक्षण लिया है। क्योंकि आजकल जैसा वर्तमान में चल रहा है, हर विद्यालय में संगीत को लेकर या फिर किसी और विषय को लेकर गुरु शिष्य परंपरा में होती थी। आप एक चीज सीखते थे, एक राग को वो एक महीनों तक, 2 महीनों तक, जब तक उस चीज को विद्यार्थी पूरी तरह ग्रहण ना कर ले, तब तक उन्हें सिखाया जाता था। परंतु आजकल विद्यालय शिक्षा में ये हो गया है कि आपको कम समय में जितना ज्यादा बताया जाए, तो हर विद्यार्थी का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। जिसका IQ लेवल ज्यादा है वो ज्यादा चीज समझ जाते हैं कम समय में, पर जिसका कम है वो नहीं समझ पाते। पर गुरु शिष्य परंपरा में आपको पूरा समय दिया जाता था। हर एक विद्यार्थी अपना पूरा का पूरा ज्ञान जब तक अर्जित ना कर ले, तब तक दूसरी चीजों को बताया नहीं जाता था। तो ये ऐसा है कि विद्यालय शिक्षा देखा जाए तो हमारे लिए बेहतर भी है, क्योंकि यहाँ कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि आजकल जिस तरह से समय बदल रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए आजकल ये चाहिए कि आप कम समय में जितनी चीजों का ज्ञान अर्जित कर सकें। तो विद्यालय शिक्षा में ये सब चीजों को सीखने का मौका मिल रहा है और कम समय में ज्यादा चीजों को अपना सक रहे हैं विद्यार्थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत क्या है यह जान लेते हैं। माता पिता सहज रूप से संगीत का उपयोग बच्चों को शांत करने में, प्यार करने में, खुशी व्यक्त करने में अपना संगीत का भाव दिखाते हैं। क्योंकि एक संगीत ऐसा सब्जेक्ट है, संगीत ऐसा विषय है जो आपको संसार से, किसी इंसान से जोड़ता है। यहाँ आपको भाषा का उपयोग करना जरूरी नहीं है। कोई भी अगर अलग अलग देश के लोग हैं या अलग अलग हमारे ही देश में कितने अलग अलग लोग हैं, जो कभी बंगाली हैं, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, उनकी भाषा को ना जानकर अगर हम लोग संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना चाहें तो वो बहुत ही इजी हो जाता है जुड़ना, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, जिसमें कोई परेशानी नहीं होती सामने वाले को।
माता पिता इन प्राकृतिक प्रवृत्तियों को सीख सकते हैं और संगीत बाल विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है, सामाजिक कौशल में सुधार ला सकता है, सभी उम्र के बच्चों को इसका लाभ पहुंचा सकता है। कोई भी वर्ग के हो, चाहे वो निम्न हो, उच्च हो या बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी संगीत से तुरंत जुड़ाव हो जाता है उनका। चलिए देखते हैं संगीत के लाभ। संगीत के लाभ क्या क्या है? संगीत के लाभ दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ब्रेन एंड क्रिएटिविटी इंस्टीट्यूट में 2016 के एक अध्याय में पाया गया है कि बचपन में संगीत के अनुभव वास्तव में मस्तिष्क के विकास को गति दे सकते हैं। विशेष रूप से भाषा अधिग्रहण और पढ़ने के कौशल के क्षेत्र में नेशनल एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक मर्चेंट्रा NAMM के अनुसार एक वाद्य यंत्र बजाने सीखना या फिर वाद्य यंत्र का निर्माण करना एक गणितीय शिक्षा में सुधार ला सकता है और यहाँ तक कि SAT स्कोर भी बढ़ाता है यह। लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियां संगीत शिक्षा और प्रदर्शन का ही लाभ नहीं है। संगीत बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और समग्र साक्षरता सहित स्कूलों की तैयारियों के लिए बाल विकास और कौशल के सभी क्षेत्रों को प्रज्वलित करता है। यह शरीर और दिमाग को एक साथ काम करने में मदद करता है। प्रारंभिक विकास के दौरान बच्चे को संगीत की परिचित करने से उन्हें शब्दों और ध्वनि का अर्थ सीखने में मदद मिलती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को ही ले लीजिए आप, तो उस समय उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होता, पर फिर भी वो हर चीज हमारे इशारों से या संगीत के माध्यम से, जब माँ एक बच्चों को कोई धुन सुनाकर खाना खिलाती है, कोई धुन सुनाकर उन्हें सुलाती है, तो उस चीजों को वो ग्रहण करते हैं, उनसे वो चीज समझ में आता है, वो इस चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हमें बाल विकास जो बच्चे होते हैं ना, उस समय से ही हमारे अंदर संगीत बहुत अहम रखता है। संगीत से विकासात्मक लाभों के अतिरिक्त संगीत हमें आनंद प्रदान करता है। यह चिकित्सकीय कार्यों में भी उपयोगी है। इसके अलावा संगीत समारोह, पूजा, व्यायाम, संचार, मूड सेटिंग इत्यादि का भी हिस्सा है। सभी उम्र के बच्चों के लिए संगीत। देखिए, सभी उम्र के बच्चों के लिए संगीत उतना ही अहम है जितना हमारे लिए, आपके लिए, या हम समझे कि जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो वो बेहतर ढंग से सीख पाते हैं संगीत, ऐसा नहीं है। हमारी शिशु वाटिका से ले लीजिए, शिशु वर्ग, बाल वर्ग और किशोरावस्था। शिशु अवस्था में जब शिशु बहुत छोटी होती है, नन्ही सी जान होती है जब माँ की गोद में, तभी से उसे संगीत की जानकारी होने लगती है। वो संगीत के प्रति आकर्षक महसूस करते हैं, वो संगीत को समझने लगते हैं। आपको देखेंगे छोटे बच्चे को एक माँ जब लोरी सुनाती है और जब खाना खिलाते वक्त कोई धुन गुनगुनाती है या उसे सोने के वक्त लोरियां सुनाती है, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि ये लोरियां गाया जा रहा है उनको सुलाने के लिए, या ये धुन उनके खिलाने के लिए है, या ये धुन उनको शांत करवाने के लिए जब वो रो रहे हैं। बच्चे जुड़ाव संगीत का शिशु से ही हो जाता है। बाल्य वर्ग में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे शिशु वाटिका में आ जाते हैं, तो संगीत के माध्यम से उन्हें राइम्स कराया जाता है, उन्हें डांस कराया जाता है, तो वो संगीत को बेहतर तरीके से कोई चीज सीख पाते हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो या फिर काउंटिंग हो। अगर उसे हम समझाते हैं राइम्स के माध्यम से, तो वो उस चीजों को ग्रहण कर पाते हैं, तुरंत सीख लेंगे वो लोग। किशोरावस्था में भी जब बच्चे चले जाते हैं तो उनको संगीत की शिक्षा तो तब तो प्रारंभ अच्छे से हो ही जाती है, पर हमारे यहाँ शिशु विकास से ही संगीत की शिक्षा समझ के मिलने लगती है, चाहे वो वृद्धावस्था में क्यों ना हो जाए। शिशु और संगीत, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, शिशु और संगीत, शिशु का जुड़ाव संगीत से बचपन से ही हो जाता है, माँ के गर्भ से ही। जब किसी धुन पे वो जब किक करते हैं माँ के पेट में,
तो आपको उस समय अनुभव होता होगा कि अरे ये गाना सुनकर मेरे बच्चे ने पेट में लात मारा, बोलते हैं ना। तो समझिए उस समय से ही उनकी मानसिक दशा, उनकी मानसिक स्थिति संगीत को ग्रहण करने लगती है। टोल्डर संगीत, टोल्डर और संगीत। टोल्डर में मतलब होता है 2 से 4 साल के बच्चे, जैसे कि हमारे उदय अरुण के बच्चे होते हैं, और 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में हमारे विद्यालयों में आते हैं। तो जैसा अभी मैंने इसकी जिक्र पहले भी की है कि हमें राइम्स के माध्यम से, गीत के माध्यम से हम उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, वो इन सब चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। कोई भी शिक्षा अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, अगर संगीत के माध्यम से सिखाया जाए तो वो उस चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाते हैं, बेहतर ढंग से कम समय में सीख पाते हैं। स्कूल उम्र के बच्चों और संगीत। स्कूल उम्र के बच्चे, स्कूल उम्र के बच्चे हो गए अब 3 से 4 तक के बच्चे, 4 क्लास तक के बच्चे, 5 क्लास तक के बच्चे, उनको हम संगीत का ज्ञान देते हैं, उन्हें सरगम सिखाते हैं। स्टार्टिंग में स्कूल उम्र के बच्चे विभिन्न प्रकार के संगीत के प्रति अपनी और नापसंद भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें पसंद नापसंद वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। जैसे अब कोई बच्चा किसी वाद्य यंत्र को बजाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वाद्य यंत्र में भी बहुत सारे प्रकार हो गए, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, तो उनकी इंटरेस्ट जिसमें होगी वो उस ओर जाएंगे। कोई वोकल में इंटरेस्ट है तो वो वोकल की ओर जाएंगे, कोई थ्योरिकल पढ़ने में ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। तो संगीत के भी बहुत सारी विधाएं हैं, प्रकार हैं अलग अलग, जिससे बच्चे अपनी नापसंद या पसंद जाहिर कर देते हैं। स्कूल उम्र के बच्चों में ऐसा होता है, वे संगीत शिक्षा में रुचि व्यक्त करते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए संगीत की शिक्षा में क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है या किस चीज में वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। मजेदार गतिविधियों के माध्यम से बच्चे और संगीत को एक साथ लाने में कोई कमी नहीं है। हम जन्म से ही संगीत के लाभों का आनंद लेने में सक्षम हैं। सुखदायक ध्वनि और लयबद्ध सामंजस्य को सुनने के शुद्ध आनंद से नई भाषा और सामाजिक कौशल प्राप्त करने के लिए संगीत बच्चों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के जीवन के जीवंत और उसे खुशहाल बना देता है। पढ़ाई के दौरान संगीत सुनने के फायदे। पढ़ाई के दौरान संगीत सुनने के क्या क्या फायदे हैं, चलिए इस बारे में हम लोग जानते हैं। संगीत एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है, ये तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि संगीत एक ऐसा उपकरण है जो कि आपको किसी से भी जोड़ सकता है और आपकी मनोदशा को वो ठीक कर सकता है। चाहे आप उदास हो तो एक संगीत जब बजेगा तो आपकी आपके चेहरे पे वो दर्शा जाता है कि आप कौन सी स्थिति में है। उल्लास है तो उल्लास म्यूजिक सुनते हैं, दुखी है तो दुखी म्यूजिक वाले सुनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो मनोदशा होती है संगीत के माध्यम से हमें दर्शाया जा सकता है। अब चलिए पढ़ते हैं संगीत के लाभ। पढ़ाई के दौरान उत्पन्न तनावों को कम करता है ये संगीत। हमारा जो पढ़ाई के दौरान तनाव होता है, बच्चे एग्जाम का प्रेशर है, बहुत टेंशन है, अगर उन्हें संगीत सुनना हो, संगीत सुने तो उन्हें बहुत पीसफुल वाली फीलिंग आएगी, वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। किसी गीत के बोल किसी टॉपिक को याद रखने में छात्रों की मदद करता है। अब जैसे आजकल देख ही रहे हैं आप, YouTube का जमाना है और उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग हर सब्जेक्ट के टीचर मिल जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। खास करके जीके वगैरह या करंट अफेयर में अक्सर ऐसा होता है कि आपको गीत के बोल के माध्यम से आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि वो चीज आपको याद हो जाए। तो इसमें भी हमारा संगीत हेल्प तो कर रहा है ना। संगीत के माध्यम से कुछ जानकारी भी प्राप्त होती है। संगीत के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब ये पूछिएगा आप ये कैसे होती है, मैं बताती हूँ। अगर जैसे आप देख लीजिए हमारे यहाँ चुनाव प्रचार होता है या कोई भी कहीं भी कुछ बड़ी चीज होने वाली होती है तो उसको संगीत के माध्यम से हमारे थ्रू रखा जाता है। कोई भी चुनाव का प्रचार करना हो, किसी का भी आपको प्रचार प्रसार कहीं देश के विकास के बारे में बताना हो, हमारे अभी बिहार को भी ले लीजिए, बिहार के ऊपर इतने सारे गीत बन चुके हैं जिससे हमें पता
वह एक और बुक में पढ़ते थे। तो मैंने उसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो भैया, क्योंकि अगर आप तो गाना सुन रहे हो और एक तरफ आप पढ़ाई कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, अगर हेडफोन नहीं लगाता हूँ या गाना नहीं सुनता हूँ तो हमारे आसपास से बहुत सारी चीजें आवाज आ रही है, कहीं गाड़ी की, कहीं मोटर की, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा है, कहीं कुछ गिरने का आवाज आ रहा है। तो इन सब से हमारा माइंड कितनी और डाइवर्ट हो रहा है, चाहे वो वाहन का आवाज हो या किसी ने आवाज दिया या कुछ कोई काम कर रहा हो या कहीं से शोर आ रहा हो, हमारा दिमाग बहुत जगह डाइवर्ट हो रहा है और एक पढ़ाई के ऊपर वो केंद्रित कर रहे हैं। तो अगर वो गाना सुन रहे हैं अपने हेडफोन लगाकर, तो अब आपका ध्यान सिर्फ दो चीजों पे है, एक संगीत पर और एक उनके विषय वस्तु जो वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर 10 चीजों से हटकर दिमाग आपका दो चीजों पे आ जाता है तो आप थोड़ा उस पर ध्यान, आपका थोड़ा थोड़ा ही डायवर्शन आपका बिगड़ेगा। एक संगीत के ऊपर थोड़ी देर के लिए जाएगा, फिर वापस आप पढ़ाई पे आ जाएंगे। तो इस तरह से 10 चीजों को आपने दो जगह सिमट कर रख दिया, तो ये कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाता है हमारा संगीत। और ऐसे में संगीत का अगर हम रियाज करें और शांत दिमाग से अगर उसे संगीत को सुने तो आप देखेंगे कि आपको बहुत चीजों का स्मरण करवाता है। ये हमारे दिमाग को काम करता है, बहुत शांत करता है। तो इस तरह से हमारे संगीत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं और संगीत के बारे में। संगीत के माध्यम से कुछ जानकारियां भी प्राप्त होती है, ये तो आपने जाना। याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाता है ये संगीत। जैसा अभी मैंने कहा आपको, आप जैसे कोई संगीत सुन रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस संगीत से आपको पुरानी यादें जुड़ी हुई हो। उस संगीत से चाहे वो सुख वाला संगीत हो, चाहे वो दुख वाला संगीत हो, या किसी देशभक्ति वाला आप सुन रहे हो तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाएगी। तो याददाश्त को बढ़ाता है वो संगीत। संगीत सुनने से आपको पुरानी चीजें याद आती है, उस चीजों को आप समझोगे, आप अपने से रिलेट करोगे हर चीज। कभी कभी संगीत होता है कि कोई गाना सुन रहे हैं, आप बहुत उदास है और कोई आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो उस चीज को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करोगे, आप संगीत को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करोगे। अगर आप खुश है तो आपको वो खुशी कुछ नजर आएगी उस गाने के माध्यम से कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था और मैं इस चीज के लिए हैप्पी हूँ। इस गाना को सुनकर और उल्लास से भर जाएंगे आप। वाक कौशल को बढ़ाता है। वाक मतलब होता है बोलने की शक्ति को। वाक हमारी बोलने का जो कौशल होता है, जो हम वार्तालाप करते हैं, उसके कौशल को भी बढ़ाता है ये संगीत। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे संगीत से कितने सारे लाभ हैं और इन लाभों में कुछ लाभ और शामिल है। आप देख लीजिए, कम प्रतिनिधित्व वाले लोगों को अपनी बात कहने के लिए मंच उपलब्ध कराना, मूड और प्रेरणा को प्रभावित करना, क्योंकि मैंने भी बताया ना मूड से हमारा रिलेटेड होता है संगीत। अगर हम सैड है तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, अगर खुश है तो हैप्पी वाले सॉन्ग सुनते हैं, अगर किसी से आपको प्रेम है तो आप प्रेम वाले संगीत सुनेंगे और खुद को उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आंदोलन और नृत्य के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करके हमें सामना करने में मदद करता है। जैसे हम बहुत आनंद होते हैं तो बहुत, आप तो जानते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या फिर किशोर हो, अगर आनंद होते हैं तो वो खुशी से डांस करते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं। तो ये सब संगीत का ही तो एक अंश है। हमारा नृत्य भी संगीत का ही एक अंश है। हमारे नृत्य के द्वारा हम अपना भाव दिखाते हैं, भाव दर्शाते हैं। हमारे संगीत में होता है कि हम गायकी के माध्यम से दिखाते हैं और इसमें हम अपने भाव और अपने शरीर के अंगों द्वारा प्रदर्शित करके उसमें भाव उत्पन्न करते हैं। संचार का एक विभाजन को बांटना, संचार में एक विभाजन को बांटना, शिक्षा और विचार साझाकरण के लिए एक स्थान बनाना, ये सभी संगीत के लाभ होते हैं। हमारे विचारों और कार्यों पर संगीत का प्रभाव। चलिए जानते हैं हमारे विचारों और कार्यों पर संगीत का प्रभाव कैसा होता है। स्वयं पर संगीत का प्रभाव दूरगामी है। हमारी यादें, अवचेतना, विचारों, भावनाओं और रुचियों को दोहरण करना संगीत कलाओं के लिए धन्यवाद जिन्होंने अपना दिल और आत्मा बनाने में लगा दिया। हम अन्य लोगों और उनकी कठिनाइयों, चुनौतियों और
हमारे दिमाग के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जा रहा है, लेकिन न्यूरोलॉजी के माध्यम से हम अधिक से अधिक सीख रहे हैं और संगीत हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अभी भी हम ये सीख ही रहे हैं कि संगीत हमें किन किन चीजों में प्रभावित कर रहा है। क्योंकि न्यूरोलॉजी के मुताबिक अभी जब तक देखा गया है जितना, तो संगीत वो हर एक वर्ग, हर एक चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, हमारा खेल हो, हमारा व्यायाम हो, हर एक चीज में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इससे पता चलता है संगीत हमारे लिए कितना अहम है। और 2021 के एक शोध पत्र में 83 छात्रों को ग्रेनिशियन विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं द्वारा पृष्ठभूमि में खुश या उदास संगीत सुनाने के दौरान खुश और उदास चेहरे को पहचानने का काम किया गया। जैसे कि एक संगीत बजाया गया खुशी वाला, तो खुशी वाला संगीत जब बजाया गया तो सभी चेहरे खुश हो गए, और उदास संगीत जब बजाया गया तो खुश से ज्यादा उन लोगों में जो अभी खुशी जो जाहिर किए थे जो विद्यार्थी, उससे ज्यादा उनके चेहरे उदास देखे गए। तो एक संगीत का प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति पे कितना ज्यादा कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि कुछ पल में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और बिना किसी रीजन के कुछ ही पल में इतने दुखी हो जा रहे हैं। तो हमारे लिए संगीत हमारे मानसिक स्थितियों को प्रभावित करने में एक बहुत बड़ा काम करता है। संगीत का सांस्कृतिक प्रभाव। आज का लोकप्रिय संगीत उस समय के संस्कृतियों को दर्शाता है, लेकिन समय के साथ संगीत समाज को कैसे प्रभावित करता है? पिछले शताब्दी में संगीत कैसे बदल गया? प्रत्येक युग के बोल और ध्वनि में हम एक विशेष पीढ़ी के छापे को देख सकते हैं, इतिहास को बनाते हुए देख सकते हैं, और इस दिन और उम्र में संस्कृति पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। क्योंकि आज का जो संगीत है पहले की पीढ़ी के मुताबिक बहुत सा बदल गया है, क्योंकि अब जो हम लोग विदेशी संगीत को भी अपनाए। हमारा भारत में इतने सारे रिलीजन्स रहते हैं सॉरी, तो वो बहुत सारे अलग अलग कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, तो उनसे भी हम प्रेरित हो रहे हैं। तो हमारा संगीत बहुत विशाल बनता जा रहा है। हम कुछ में ही सिमटे हुए नहीं हैं, कुछ हमने बाहर से सीखा, कुछ अपने ही देश के अलग अलग रीजन, अलग अलग चीजों से सीख रहे हैं संगीत और आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी चीजों को डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस चीजों से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बिहार में हैं तो हम पंजाबी नहीं गा सकते, पंजाबी भी गा सकते। अगर हम पंजाब में हैं तो हम गुजराती नहीं गा सकते। तो इस तरह से हम सभी से जुड़ रहे हैं। संगीत भी हमारा इस तरह से विशाल होता जा रहा है। तो इस तरह से हम देखें तो संगीत हमारे लिए बहुत ही, संगीत आपके दिमाग की क्षमता और कनेक्शन बनाना है। किसी से कनेक्शन बनाने में संगीत हमारे लिए बहुत सहायक है। संगीत आपके बाएं दाएं मस्तिष्क के बीच संबंध को बेहतर बना सकता है। कुक कहते हैं, जिन्होंने कनेक्शन का वर्णन करते हुए एक टिकटॉक वीडियो बनाया था, वह उस सभी उम्र के लोगों को संगीत बजाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। उच्च दर्शन करने वाले संगीतकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मस्तिष्क को विकास और स्वस्थ के लिए। क्योंकि जब हम लोग किसी चीजों को देखकर सीखते हैं, आज तो हमारे यहाँ यूट्यूब हो गए हैं, बहुत सारी चीज हम लोग उनसे देखकर सीख सकते हैं, और जो देखते हैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि आप एजुकेशन में भी देख लीजिएगा, अगर आप बच्चों को किसी संगीत के माध्यम से या प्रोजेक्टर दिखाकर या फिर उसमें एक धुन के माध्यम से सिखाए तो वो चीज जल्दी सीख पाते हैं। तो आजकल हमारे डिजिटल इंडिया में तो ऐसा ही हो गया है ना कि यूट्यूब पे जो भी चीज हमें मिलती है या टिकटॉक वीडियोज ही लोग उनकी कॉपी करते हैं। कॉपी करना मतलब कि एक बच्चा ने उसको ग्रहण किया, फिर उसका अभ्यास किया और फिर उसके बाद उस चीजों को प्रेजेंट किया। तो यहाँ सीखने का देखिए 3 आयामों को उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। इन चीजों को उन्होंने सीखने के माध्यम से संगीत कितना अहम उसके लिए हुआ है। क्योंकि ऐसे तो हम लोग बोल रहे थे कि ये जो टिकटॉक बना रहा है
में बहुत सफलता मिलती जा रही है। और संगीत और समाज देखिए, संगीत से समाज हमारा जुड़ा हुआ है हमेशा से, क्योंकि कुछ भी फंक्शन हो जाए या कोई भी आप त्योहार लीजिए, हमारे यहाँ तो त्योहार मनाना बहुत ही ज़्यादा होता है। हर एक त्योहार में हमारे गीत भजन से ही शुरू होती है, चाहे वो बच्चों का जन्म हो या हमारा वो त्योहार हो, दुर्गा पूजा, होली, दशहरा, सभी में संगीत के बिना सब अधूरा है। हमारे यहाँ शादी होती है, हमारी संगीत परंपराओं से हमें जोड़ती है, क्योंकि जो अलग अलग परंपराएं हैं हमारे यहाँ, चाहे वो मुंडन हो, चाहे छठी हो या बच्चों का या शादी विवाह हो, तो जन्म से मृत्यु तक की जो जर्नी होती है उन सभी में संगीत एक अहम हिस्सा रखता है। तो ये हमें हमारे समाज से जोड़ता है। आप देखिएगा हर एक जगह का अपना संगीत होता है, जिसे हम लोग फोक कहते हैं। फोक म्यूजिक मतलब लोकगीत, लोगों के लिए गीत, जो लोगों का गीत है। अगर अलग अलग आप जगह पे जाए तो उनका खुद का गीत होता है, वो लोग खुद प्रेजेंट करते हैं उन चीजों को जो उनके द्वारा बनाया हुआ चल रहा है, जो उनके द्वारा बनाया गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक ने लिखा और उस चीज को चला रहे हैं, नहीं, वो खुद का अपना जो भी उन लोगों की क्या उसको कह सकते हैं आप, उन लोगों का उससे संबंध हो या उनकी गतिविधियां जो उनके कार्य है उन सभी से संबंधित, चाहे किसान हो, किसान ने धान काटा, बोया, इन सभी से मिला हुआ है ये संगीत, उनसे बनता है ये लोक संगीत। तो ये हमारे समाज को हमसे जोड़ता है, हमारे समाज उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संगीत में संगीत शैक्षणिक नीति, शिक्षण नीति। संगीत की शिक्षण नीति हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं। संगीत को हमें, जो हमारे सेकेंडरी लेवल है, उनको हम संगीत की शिक्षा कैसे दें। किसी भी कला में संगीत और किसी भी कला के दो रूप होते हैं, ठीक है। एक क्रियात्मक रूप होते हैं, एक शास्त्रात्मक रूप होते हैं। क्रियात्मक रूप में हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कार्यों को पूर्ण करते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब जो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उनके द्वारा, जैसे उसमें नाचना, गाना, बजाना, यह सब क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत आता है। और शास्त्रात्मक रूप जो होते हैं हमारे, संगीत के विषयों का अध्ययन करना, जिसमें संगीत के विषय के बारे में रागों का परिचय, गीतों के स्वर लिपि लिखना, ताल, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना करना, टुकड़ा, रेला, ये सब संगीत शास्त्रात्मक रूप होते हैं। संगीत शास्त्रात्मक रूप के भी दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो होता है जिसमें आप संगीत से ही रिलेटेड प्रैक्टिकल बातों को ही लिखते हैं, जैसे किसी भी रागों का परिचय देना, किसी भी ताल को लिखकर बताना, किसी भी ताल को लिखकर बताना। तो ये सब होते हैं शास्त्रात्मक रूप का पहला। और शास्त्रात्मक रूप का दूसरा पक्ष होता है कि जो हम लोग खुद से गाकर एक दूसरे को दिखाते हैं, जैसे किसी राग को गाकर दिखाना, किसी तान को गाकर बताना, किसी आलाप को लेकर बताना, जो हमारे गले के द्वारा प्रयोग किए जाए। तो इस तरह से हमारे दो रूप होते हैं। संगीत के इन दोनों रूपों की शिक्षण हेतु सर्वप्रथम एक शिक्षक में शिक्षण के सारे कौशल उपस्थित होने चाहिए। संगीत में शिक्षण के सारे कौशल को हमें उपस्थित करना ही होगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, संगीत हो या मैथ हो, गणित हो, इंग्लिश हो, अगर एक शिक्षक में सारे कौशल गुण नहीं हो तो वह शिक्षक नहीं बन सकते। और जब हम अपने क्रियात्मक और शास्त्रात्मक रूप को हम बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमारे विद्यालय में एक क्रियात्मक कार्य के लिए और एक शास्त्रात्मक कार्य के लिए उचित रूप से संगीत कक्षा कक्ष होना आवश्यक है। क्योंकि आप शास्त्रात्मक रूप तो कक्षा में भी करा सकते हैं। आपका जो भी कक्षा है आप उसमें बिठाकर बच्चों को जो लिखने का थ्योरी का
कि कौन से राग से संबंधित है ये, इसका वादी स्वर क्या है, समवादी स्वर क्या है, इसके आरोह अवरोह पकड़ या फिर यह राग किससे संबंधित है, रागों की तुलना करना, इसका आलाप लिखाना, तान लिखाना, यह आप अपने कक्ष में कर सकते हैं। परंतु अगर आप उसे क्रियात्मक रूप से बताएंगे तो उसके लिए आपको एक कक्ष चाहिए, जिसे संगीत कक्ष कहेंगे। उसमें क्या, उसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको एक कक्ष में बहुत सारे वाद्य यंत्र होने चाहिए। संगीत से रिलेटेड जितने भी गायक हैं, जो बहुत पुराने गायक हैं, जो नए गायक हैं, जिससे लोग और सामाजिक प्रेरित हो, जिससे बच्चे प्रेरित हो, उनको देखकर उन्हें ऐसा लगे कि काश मैं भी इनकी तरह बन पाऊं, तो वो तस्वीरें उस कक्ष में होना अनिवार्य है। हमारे विद्यालय के द्वारा कोई भी कार्य होता है संगीत से रिलेटेड, अगर उसमें बच्चों ने ट्रॉफी जीता है तो उस कक्ष में उस चीजों को होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब उन चीजों को देखते हैं तो उससे प्रेरित होते हैं कि मैं भी ऐसा करूंगा और मैं भी ये ट्रॉफी लेकर आऊंगा। तो हमारे लिए ये जरूरी है एक संगीत कक्षा कक्ष होना, क्योंकि वहाँ हम एक साथ बच्चों को नहीं सिखा सकते, तो हमें एक और टेक्निक लगाना होगा। ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारे विद्यार्थी 30 विद्यार्थी है एक कक्ष में, तो हम उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दें। हर ग्रुप में 10 विद्यार्थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बना दें। तो इस प्रकार ऐसा होगा कि मैंने ग्रुप ए को लेकर गई, क्योंकि एक साथ संगीत कक्ष में बहुत सारे विद्यार्थी सीख नहीं सकते, क्योंकि साज बाज बजाना होता है, उन्हें सिखाना होता है, तो अदर सब्जेक्ट की तरह हम उनको नहीं सिखा सकते। तो उनके लिए है कि आप ग्रुप मैंने बना दिया और मैं उन्हें लेकर चली गई उस कक्षा में, और मैंने जो भी उनको ज्ञान दिया उस दिन, जो भी मैंने सिखाया, चाहे मैं हारमोनियम पे ही क्यों ना सिखाऊं, तबले में ही कुछ बोल क्यों ना बताऊं, तो ग्रुप ए ने सीखा। फिर मैंने ग्रुप बी को यह मौका दिया, और ग्रुप ए के जो बोलते हैं ना आईक्यू लेवल जिस बच्चों की ज्यादा होती है, तो कुछ बच्चे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, उस चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो वैसे बच्चों को 1-2 को मैं चुन के ग्रुप ए में बी में मर्ज कर दूंगी, तो वो ऐसा होगा कि ग्रुप बी को वो अपने हेल्प करेंगे, और जितना टीचर से संबंध नहीं बना पाते हैं बच्चे, जितने मित्रता पूर्वक हम लोगों से नहीं घुल पाते हैं, वो अपने मित्र से घुल पाते हैं। तो जितने अच्छे से मैं समझाऊंगी वो हो सकता है मुझसे बेहतर समझा दे उसे। कुछ ऐसा भी होता है हमारे साथ कि जो हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, और बच्चे को क्या पता, मैंने भी तो उन्हें बताया है। पर हर बच्चे की सोच और मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वही वो सीख पाए, ऐसा हो सकता है कि वो अपने सहपाठियों से हमसे बेहतर ढंग से सीख सके। तो इस तरह से मैं, और उसी तरह से मैं ये थोड़ी अप्लाई करूँ ग्रुप सी के साथ भी, तो इस प्रकार से होगा कि हमारा पूरा क्लास सीख सकेगा, गैदरिंग नहीं होगी संगीत कक्ष में, और संगीत कक्ष भी बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा। संगीत कक्ष में हमारे यहाँ संगीत कक्ष जो भी हो, उसमें जूता खोलकर बच्चे को अंदर जाना चाहिए, और एक बहुत अच्छे से वहाँ पे बिस्तर लगे हो, वहाँ पे सारे साजबाज हो सही तरीके से, और उसमें भी बच्चों को जो उनकी इच्छा के अनुरूप सीखने का मौका दिया जाए, जो उनके अनुभव के मुताबिक हो। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती आप बच्चे को सिखा सकते हो कि आप हारमोनियम सीखो। कुछ बच्चे हैं जो हारमोनियम में इंटरेस्ट दिखाएंगे, कुछ बच्चे हैं जो तबले में इंटरेस्ट दिखाएंगे, कुछ वोकल करना चाहेंगे, तो उनकी इच्छा के अनुसार ही हमें उनको ज्ञान देना आवश्यक होगा, क्योंकि तभी वो ग्रहण कर पाएंगे उस चीज को। कोई भी चीज अगर जबरदस्ती किसी चीज से करवाया जाए किसी बच्चों से, तो वो चीज उनके अंदर नहीं रहेगी, वो तुरंत कुछ ही समय के लिए रहेगी। तो ऐसा शिक्षण हम कैसे दे सकते हैं जो उनके मस्तिष्क में रहे ही ना, जो जिस चीज से वो प्रेरित हो उन्हें वैसा ही साजबाज या फिर उनके मुताबिक ही हमें शिक्षण प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में पढ़ाने के लिए जो हमारे उचित शास्त्रात्मक रूप होते हैं, और हमारे पंचपदी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें अतिथि, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, इन 5 पंचपदी के नियमों के अनुसार हम बच्चों को शिक्षण देंगे। और सबसे पहले हमारे जो आदर्श पाठ योजना है उनको लेकर विद्यालय जाना चाहिए, हमारे कक्ष में प्रवेश करना चाहिए,
और ग्रुप डिवीजन मैंने आपको बताया ही अभी, कैसे हम ग्रुप डिवाइड करके बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब पहले हम लोग जानते हैं ये अदिति बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार क्या है। तो अदिति जो बच्चों में पूर्व ज्ञान होते हैं, अदिति के माध्यम से हमें पता चलता है कि जैसे आप किसी सब्जेक्ट को लेकर गए, आप किसी राग को लेकर जा रहे हैं और बच्चों को आज बताना चाह रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप जाओगे और उनसे पहले तो मित्रतापूर्वक व्यवहार करना है। एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो अपने स्टूडेंट को या विद्यार्थियों को मित्रतापूर्वक व्यवहार के रूप में उसे देखे और उनके साथ घुल मिलकर उनके बारे में और उनकी मानसिकता को, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करें। अगर हम किसी राग को लेकर गए हैं बच्चों के पास, तो मुझे जानना है इस चीज के बारे में उन्हें कुछ नॉलेज है या नहीं पहले से, और उस चीजों से उनको जोड़ पाए। तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जैसे किसी प्रश्न ले लीजिए, आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न उससे पूछिए क्या आप जानते हो, इसके बारे में आपको पता है क्या? अब जैसे कोई फिल्मों का ही गीत ले लीजिए, गाना ले लीजिए, अगर उस राग से रिलेटेड है तो उसको धुन कीजिए, बच्चे खुद ही बता देंगे, अरे दीदी जी ये तो इस फिल्म का है गीत, ये तो ये गाना है, मैंने सुना है। तो ये तो हो गया, उनको आपने पूर्व ज्ञान करवा दिया, इससे उन्हें उस चीजों से जुड़ पा रहे हैं, वो उस चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे कि अब क्या बताने वाली है दीदी जी, क्योंकि अब आपने तो बताया कि ये तो फिल्मी गीत है, और क्या स्कूल में फिल्मी गीतों को पढ़ाया जाता है क्या? तो इनसे वो लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे उस विषय में। फिर बोध कराना, बोध मतलब जानकारी देना। अब उस राग के बारे में उन्हें जानकारी दीजिए कि हाँ ये इस विषय का है, इस ठाट से लिया गया है, इसका वादी स्वर यह है, इसका संवादी स्वर वह है। जिस रागों का सबसे ज्यादा जिस स्वर का प्रयोग होता है वो वादी स्वर होते हैं, जो थोड़ा कम प्रयोग होता है वो संवादी स्वर होते हैं। इसकी जाति क्या है, इसका गायन समय क्या है, इन सभी चीजों से खुद को रिलेट कीजिए और उन्हें बताइए, जानकारी दीजिए। तो वो उस जानकारी को लेंगे, उस समय वो धैर्यपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आपने जो उनको पूर्व ज्ञान करवाया है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस चीजों से बार बार वो रिलेट करेंगे कि दीदी जी ये कब बताएंगे, ये फिल्मी गाना के बारे में क्यों पहले बात हुआ, और आज तो ये पढ़ा रही है। फिर उनको बताइए कि ये जो स्वर है ये उस फिल्मी गाना जो बना है इसी स्वर के पे आधारित है, इसी राग पर आधारित है वो गीत। तो वो उस चीज का जानकारी देना होगा। अभ्यास, अब बच्चों को जो आपने करवाया है, जो आपने सिखाया है, उस चीजों का अभ्यास कराएंगे। जो भी हो, जो भी राग आपने बताया है, जो भी ताल आपने बताया है, उस चीजों का अभ्यास वो करेंगे, क्योंकि अभ्यास हमारे जीवन में बहुत ही अहम है। चाहे वो आप किसी भी कोटि में हो, चाहे आप शिशु से हो या फिर वृद्ध में चले गए हैं, किसी भी अवस्था में अभ्यास हमें निरंतर हर चीजों का करना होता है। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तो हमें उस चीजों का ज्ञान हमेशा होगा, पर कुछ समय बाद वो भूल जाएंगे। हमें लंबे समय तक उस ज्ञान को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रयोग। अब अभ्यास तो कर लिया हमने जानकारी दे दिया, उस चीजों का अभ्यास भी कर लिया, तो उनको मौका दें उस चीजों का प्रयोग करने के लिए। हम उन्हें प्रयोग करने का मौका नहीं देंगे तो वो कैसे दिखाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा और क्या प्राप्त किया? आपके सामने वो रखेंगे ना अपनी बातों को, तो उसका मौका हमें देना होगा बच्चों को। और प्रयोग का जो हमारे पास अवसर है ना, वो सम्मेलन, समारोह बच्चों को इन चीजों में देना चाहिए, तभी वो कर पाएंगे उससे रिलेटेड। और आपको इससे पता कैसे चलेगा? इससे आपको उस बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक जब आप कुछ सिखाते हैं तो समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपने कुछ सिखाया और उसने उसे प्रेजेंट किया बेहतर ढंग से, तो आप समझ जाइएगा कि आपने उनका मूल्यांकन किया और उस चीजों में बच्चे सफल हुए हैं। प्रसार, अब जो चीज आपने सिखाया है बच्चों को वो दूसरे तक प्रसार करेंगे। ये हमारे अंदर होता है भावना ऐसा कि जो हम सीखे वो हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। चाहे वो आप किसी भी
क्षेत्र में हो, अगर आपने सीखा है, आप छोटी सी चीज भी सीखोगे तो आप सामने वाले को प्रेजेंट करोगे ही करोगे कि मैंने ये सीखा, मुझे ये जानकारी है और आप भी इस जानकारी को जाने। तो प्रसार, तो सबसे पहले हमने किया अतिथि, जो पूर्व ज्ञान, फिर बोध, फिर उसका अभ्यास कराया, फिर उसका प्रयोग किया और उसका प्रसार किया। तो यहाँ इन नियमों को अगर आपने पालन किया या बच्चों में देखा कि आप जो कर रहे हैं उन्होंने उस चीजों को ग्रहण किया, उसका अतिथि, बोध, अभ्यास, प्रसार सब कुछ हुआ, तो आप एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। टीएलएम के माध्यम को यूज करना, टीएलएम यूज करना, बच्चों को टीएलएम के माध्यम से दिखाना। देखिए इस प्रकार एक टीएलएम बनता है जो बच्चों को दिखाया जाता है। आप पढ़ाने के वक्त उन्हें यूज कर सकते हैं। टीएलएम में किसी भी टॉपिक को आप रखिए, उन्हें दिखाइए टीएलएम और उसमें प्रदर्शित कीजिए, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। मौखिक रूप से बताना तो बच्चे कुछ देर बाद वो चीज भूल जाते हैं या फिर उसे ध्यान नहीं रहता। अगर आप उसे लिख कर या फिर एक प्रोजेक्ट बनाकर आप उसे दिखाएंगे, और या फिर उसे जैसे आप किसी वाद्य को ले लीजिए, उसे अगर सामने से दर्शाएंगे उस चीजों को, तो बच्चे उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, उस चीजों को समझ पाएंगे। तो टीएलएम का भी प्रयोग करना हमारी शिक्षण विधि में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षण देना, जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि छात्रों की जो भी रुचि होगी उनके अनुरूप ही आप उसे शिक्षण दीजिए। जैसे कि अब बच्चों का इंटरेस्ट किसी को तबला बजाने में है, किसी को संगीत गाने में, कोई संस्कृत वंदना करना चाहता है, कोई संस्कृत का उच्चारण करना चाहता है, कोई भजन, कोई गीत, कोई गजल में गाना चाहता है, तो उनके अनुरूप ही आप शिक्षण दीजिए, तभी बच्चे जुड़ पाएंगे आपसे। वाद्य यंत्रों का प्रयोग करवाना, हमारे यहाँ वाद्य यंत्रों का प्रयोग करवाना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाद्य यंत्रों के द्वारा बच्चे सीख पाएंगे। आप किसी भी जैसे क्षेत्र में हो, तो अगर जैसे केमिस्ट्री में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। वैसे ही संगीत में भी आप वाद्य यंत्र बजाने का उनको मौका दीजिए, उन्हें सिखाइए। हर एक किसी को, चाहे आपको कितना भी समय क्यों ना लगे, ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास इतने सारे विद्यार्थी हैं और हम कैसे सिखा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि जैसे इसमें भी आप ग्रुप बांट सकते हैं, अलग डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे जो बच्चे इंटरेस्टेड है हारमोनियम सीखने में, उसे एक जगह ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में। जिसे तबला में इंटरेस्टेड है वो बी ग्रुप में चले गए। जो वोकल करना चाहते हैं उसे वोकल भी कर दीजिए। तो इससे आपको भी सुलभता होगी और हमारे विद्यार्थियों को भी सुलभता होगी। एक जो सीखेंगे वो दूसरों की हेल्प करेंगे, और इससे हम एक मित्रता का भाव भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में और हम सिखाया जाता है कि हमें मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें अगर इस तरह से हम अगर एजुकेशन देते हैं बच्चों को, तो इसमें हम एक साथ उनको कर सकते हैं और हमारी चीज़ों को वो बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज की शिक्षा नीति और हमारे स्ट्रेटजीज जो होते हैं हमारे शिक्षण में म्यूजिक से रिलेटेड और सेकेंडरी लेवल को कैसे पढ़ाया जाए। तो इन सभी के साथ मैं अपने बारे को सुना। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, हम अपना ज्ञान दे सकते हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। एक संगीत शिक्षा के अंतर्गत हमने कितना कार्य किया, सोचिए। एक समाज से भी जोड़ा बच्चों को, एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया, उन्हें अलग अलग एक गेम के थ्रू भी हम संगीत सिखा सकते हैं। गेम, अलग अलग तरह के गेम खिला सकते हैं संगीत के, जैसे चेयर रेस होते हैं ना, म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर कैसे होते हैं, म्यूजिक बजते हैं, बंद होते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, म्यूजिकल चेयर रेस होता है। बहुत सारे ऐसे गेम भी है जो म्यूजिक से रिलेटेड है और म्यूजिक के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, आप हर फील्ड में ये अप्लाई कीजिए, चाहे वो बच्चे हो, बाल्य वर्ग हो, किशोर वर्ग हो या वृद्ध हो, किसी भी वर्ग में आप म्यूजिक की सहायता से सब कुछ सिखा सकते हैं। धन्यवाद।